इस मूवी में ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जिसने पूरे वाइकिंग्स की मदद से लंदन पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत लंदन के एक महल से होती है, जहाँ के राजा इथलरिंस को दिखाया जाता है, जो समझौते के तहत अपने वफादार वाइकिंग्स को खाने के लिए दरबार में बुलाया था और मौका देख इन सारे वाइकिंग्स का सरेआम कत्ल करवा दिया गया। दरअसल 100 साल पहले राजा इथलरिंस के पूर्वजों और वाइकिंग्स के बीच अमन और शांति का एक समझौता हुआ था, ताकि वाइकिंग्स बिना खून खराबा किए लंदन के सरजमीन पर रह सकें। और आज 100 साल बाद राजा ने अपना मन बदल दिया है और आज सारे वाइकिंग्स, बच्चा बूढ़ा जवान, सबको मरवा दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। ये बात जैसे ही डेनमार्क के राजा करुणा को पता चलता है, राजा ने इस बात का बदला लेने के लिए दुनिया भर के वाइकिंग्स को इकट्ठा करना और सारे वाइकिंग्स कैटकाइट में इकट्ठा होने लगे। खैर, दूसरी तरफ हम कप्तान ली फेरिस और उसकी बहन ब्रिटिश को देखते हैं, जो अपने किसी मकसद के लिए कैटकाइट जा रहे थे और तभी उनका जहाज समंदर के बीचों बीच तूफान में फंस जाता है। पर ली फेरिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस तूफान से निकल जाता है। इस तूफान में सैकड़ों जहाज और जहाजी मारे गए, पर किसी तरह से ली फेरिस अपने जहाज को बचाते हुए कैटकाइट पहुंच जाते हैं और उन्हें सुरक्षित देखकर नॉर्वे के राजकुमार हैडर हैरान थे, क्योंकि इस तरह के तूफान से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। लीफ अपनी बहन को नाव में छोड़कर अपनी सेना लेकर एक आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर राजकुमार हैडर को फ्रिटिस को देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है और दोनों के बीच रिलेशनशिप बनता है। और तभी फ्रिटिस के बॉडी पर क्रॉस का चिन्ह देखकर हैडर उसे उसके बारे में पूछता है। तब फ्रिटिस बताती है, जब वो छोटी सी थी तब कोई वाइकिंग्स ईसाई उसके घर में घुस आया था और उसने फ्रिटिस के साथ संबंध बनाया और धर्म परिवर्तन के नाम पर उसके पीठ पर वो क्रॉस बनाया और फ्रिटिस यहाँ उसी के बदला लेने आई है। इतना में यहाँ और जहाज के आने का खबर मिलती है और हैडर वहाँ जल्दी पहुँचता है। तभी फ्रिटिस ने उस ईसाई वाइकिंग्स को पहचान लिया और ये वही इंसान था जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। ये जहाजी बेड़न नॉर्वे के राजा निसाब का था, जो रिश्ते में हैडर के सौतेले भाई था। फ्रिटिस जैसे ही उसे मारने आगे बढ़ती है, लीप उसे रोक लेता है। खैर, हैडर उसे राजा करुणा से मिलाने ले जाता है, पर यहाँ उनकी छावनी देख उनकी तो होश उड़ गए। अब राजा करुणा की वाइकिंग सेना इंग्लैंड पर हमला करने को तैयार खड़ी थी, पर यहाँ वेगन वाइकिंग ईसाई वाइकिंग के साथ हमला नहीं करना चाहती, क्योंकि ईसाई वाइकिंग धर्म परिवर्तन के नाम पर आए दिन वेगन वाइकिंग पर हमला करती है। यहाँ एक बार फिर से दोनों वाइकिंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर हैडर यहाँ आकर दोनों पक्षों को समझाता और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करता है। और इस बीच लीफ रिसाब से अपनी बहन का बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था। अब यहाँ से हैडर अपनी सेना लेकर कटुकोर की रानी जल हकौत के महल पहुँचते हैं और रानी जल हकौत के महल पहुँचकर वहाँ की रानी को एक रात वहाँ अपनी सेना के साथ रुकने का अनुमति मांगता है, क्योंकि अगले दिन उन्हें सीधे लंदन जाना था। और रानी उनकी बात सुनकर उनकी बात मान लेती है। खैर, अब रात में सब अपने धुन में सवार मौज मस्ती में लगे रहते हैं, पर फ्रिटिस के पास यही वो समय था जब वो खुद पर हुए जुर्म का बदला ले सके और वो सीधे रिसाब के सीने पर खंजर घोंप देती है। और ये देखकर उनके अंगरक्षक फ्रिटिस को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ रानी आती है, वो उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रिटिस कहती है, इसने मेरे साथ डेनमार्क में रेप किया था। और रिसाब के साथ ही पूछते हैं, क्या इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? और तभी लीप उसे अपने पीठ दिखाने को बोलती है और वो सबको अपना निशान दिखाती है। अब रानी फैसला सुनाती है, तुमने जुर्म तो किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी जरूर। और सजा में उसे यही कैद कर लिया जाता है और उसे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसका भाई लीप युद्ध में लड़ाई करके वापस नहीं आता, और ऐसा न करने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। और इस फैसले से दोनों दल के वाइकिंग सहमति देते हैं। खैर, अब अगले दिन सभी वाइकिंग लंदन पर हमला करने निकल पड़ती है। इधर राजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और यहीं पर राजा के सौतेले बेटे एडमंड को दिखाया जाता है और उसकी सौतेली माँ एमा और उसके सलाहकार कैडविच को, और वो सब मिलकर इस हमला को रोकना चाहते हैं। और तभी रानी अपने बेटे को तुरंत मर्सिया के जमींदार स्ट्रोइनो से मदद मांगने भेजती है, ताकि जब वाइकिंग्स पर हमला करे तो आगे से लंदन की सेना और पीछे से मर्सिया दोनों मिलकर वाइकिंग्स को खत्म कर दे। तभी मर्सिया के जमींदार स्ट्रोइनो को मदद करने के लिए कतरा रहा था। तभी एडमंड मर्सिया कहता है, जिस दिन वो इंग्लैंड का राजा बनेगा वो सबसे पहले मर्सिया पर ही हमला करेगा। और उसकी इस बात को सुनकर स्ट्रोइनो उसकी मदद को तैयार हो जाता है। तभी महल पहुंचते ही ये खबर आती है कि राजा एथलेट खत्म हो चुका है। अब इंग्लैंड का अगला राजा एडमंड है और दूसरी ओर राजा करुणा की सेना लंदन पहुंचने वाले रास्ते में केंट शहर तक पहुंच गए हैं और अगले ही समय में केंट के जमींदार पर हमला करके यहाँ के सारे खजाने लूट लिए गए हैं। साथ ही वहाँ की रानियों को भी पकड़ लिया गया। खैर, वो उन्हें बताती है कि जिस राजा से तुम बदला लेने जा रहे हो वो 2 दिन पहले ही मारा जा चुका है, तो ये बदला किससे लोगे? अब हैडर वहाँ से जाने का मन बना लेता है, पर करुणा कहता है, राजा नहीं तो उसके बेटे का सर ही लेकर जाएंगे। इधर देखते ही देखते एडमंड को लंदन का
नया राजा बना दिया जाता है। इधर सारे वाइकिंग भी लंदन पहुंच चुके थे। तभी ओलाफ करुणा को बताता है कि वो 3 साल तक एथलेट का सलाहकार था और वो उन्हें ऐसा खुफिया रास्ते के बारे में बताता है जिससे वो लंदन पर पलक झपकते ही अपना अधिकार जमा सकते थे। और दूसरी ओर रानी एमा भी बहुत चालाक औरत थी। वो भी यही सोच रही थी कि वो ना हो दुश्मन इसी रास्ते से हमला करेंगे और साथ ही साथ वो समंदर पर भी अपनी नौसेना तैयार रखी और इसलिए वो अपनी बाकी सेना दलदली क्षेत्र पर लगा देती है। इधर हेरर और लीफ दलदली रास्ते का मुआवना करने आते हैं। वो उनकी सेना से छिपते छुपाते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सब्जी बाजार लगा था। ये देखकर उनको पता चल जाता है कि यहाँ मोर्चा बंद है। महल तक पहुंचने के लिए एक लकड़ी का पुल बना था। तभी लीफ को ये देखकर एक आइडिया आता है, अगर वो आइडिया काम आ गया तो निश्चित ही लंदन पर उनकी ही राज होगी। अब उसी रात करुणा अपनी सेना लेकर उन पर हमला करने निकल पड़ता है और उनकी बात से सहमत लीफ भी अपना सेना लेकर निकल पड़ता है और किले चौकी पर हमला करके वहाँ कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर पर वही लकड़ी का पुल था और यहाँ तक पहुँचने के लिए सब को ढक लेते हैं। और अगली सुबह वाइकिंग की सेना उन पर हमला कर चुका था। अब पूरे महल में हाहाकार मच जाती है। इधर रानी एमा के एक इशारे पर रानी की सेना वाइकिंग्स पर हमला करने को तैयार खड़ी थी और अगले ही पल वाइकिंग्स अपनी जीत का ताल ठोकने लगती है और इसी शोर का फायदा उठाकर लीफ और उसके साथी पुल तोड़ने में लग जाते हैं। तभी राजा करुणा आगे जाकर एडमंड को युद्ध के लिए उकसाता है और वो जोश में आकर होश खो बैठता है और अपनी सेना के साथ करुणा को खत्म करने निकल पड़ता है और सबको मारने लगता है। वो सोच रहा था कि मैं जीत रहा हूँ, पर वो इनके बनाए जाल में फंसता जा रहा था। और अब वाइकिंग्स की विशाल सेना देखकर मर्सिया के जमींदार डर से भाग जाते हैं। इतनी बड़ी सेना देखकर एडमंड भी डर कर वापस भागने लगता है। पर अब पुल टूटने का काम शुरू हो चुका है और अब एक झटके में ही पुल टूट जाता है और करुणा की सेना पूरे वाइकिंग्स के साथ लंदन पर कब्जा कर लेती है। तभी हेरर उससे बदला लेने के लिए उसके सर काटने वाला होता है कि करुणा उससे मना कर देता है। दरअसल करुणा कोई वाइकिंग्स का बदला लेने यहाँ नहीं आया था, बल्कि सारे वाइकिंग्स को बेवकूफ बनाकर लंदन पर अपना कब्जा जमाने आया था। इधर रानी का कोई पता नहीं, क्योंकि उस ओलाफ ने कहीं और छुपा रखा था ताकि वो उससे राजा के सारे खजानों का पता लगा सके। पर रानी उससे कुछ नहीं बताती। पर ओलाफ एमा के सामने उसके दोनों बच्चों को खड़ा कर देता है। वो कहती है, अगर तुमने खजाना का पता नहीं बताया तो अगली बार तुम बच्चों को देख नहीं पाओगे। मतलब ओलाफ और करुणा के बीच अब लड़ाई शुरू होने वाली है और इसी के साथ हमारे मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।